हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग 30 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न वो हैं जो SCERT से लिए गए हैं। ठीक है, बिहार SCERT की जो बुक है, बिहार SCERT की जो बुक है उससे 30 प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, टोटल 30 प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों का आप उत्तर ज़रूर दें। एक पेपर और एक पेन लेके बैठें और जब ये प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं तो इसका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, और लास्ट में इसको चेक करें कि 30 प्रश्न में कितना आपका सही हो रहा है। इसमें व्याकरण के भी प्रश्न हैं और वर्णिका के भी प्रश्न हैं, और एक और जो बुक है वो क्या है, गोधूली। ठीक है, गोधूली से भी प्रश्न है, गोधूली से भी प्रश्न है और वर्णिका से भी प्रश्न है। ठीक है, वर्णिका से भी प्रश्न है। तो चलिए, टोटल जो सिलेबस है इसमें कवर किया गया है। यह है क्लास यानी कक्षा 9 की पुस्तक से। ठीक है, कक्षा 9 की पुस्तक से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, सुरेश कौन संज्ञा है? सुरेश जो है कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक। आप लोगों को पता है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और एक संज्ञा जो है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। ध्यान रखिएगा, वो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर कि निम्न में से कौन शब्द सर्वनाम है? यहाँ संज्ञा पूछा गया है और यहाँ सर्वनाम पूछा गया है। तो यहाँ पूछ रहा है कि निम्न में से कौन शब्द सर्वनाम है? मोहन, आप, कमला, गुड़िया। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आप। ठीक है, आप हो जाएगा। आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। ध्यान रखिएगा, ये है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, बात करें सर्वनाम की तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। आप लोगों के सामने 6 सर्वनाम के हम नाम लिख दिए हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बात और यहाँ है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 जो भेद आते हैं वो क्या क्या हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आ जाएगा मैं, मध्यम पुरुष में तुम और अन्य पुरुष में वे। ठीक है, और निश्चयवाचक की बात कर, निजवाचक की, तो निजवाचक आप देख ही लिए हैं अभी, यहाँ पर दिया हुआ है आप। उसके बाद से निश्चयवाचक का होता है यह और वह। यहाँ लिखते हैं यह और वह है निश्चयवाचक। ठीक, बात करें अनिश्चयवाचक की तो कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक जो, सो। प्रश्नवाचक क्या। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक यहाँ आप दिया है 11। टोटल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम की संख्या 11 होती है। ध्यान रखिएगा, 11। ठीक है, सर्वनाम के भेद होते हैं 6 और सर्वनाम की संख्या होती है 11। ठीक है, मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है। ठीक है, बात करते हैं ये जो 3 ऑप्शन है उसकी, मोहन, कमला और गुड़िया, यह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, संधि में किनका योग होता है? 2 वर्णों का, 2 पदों का, 2 वाक्यों का, 2 शब्दों का। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 वर्णों का योग होता है संधि में। ठीक है, 2 पदों का योग कहाँ होता है? 2 पदों का योग होता है समास में।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका उत्तर सही होगा। 2 वाक्यों का और 2 शब्दों का, ठीक है, 2 पदों का समास में होता है, 2 शब्दों का और 2 वाक्यों का इसमें नहीं है। 2 वर्णों का होता है संधि में और 2 पदों का होता है समास में। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 वर्णों का। अगला प्रश्न है चौथा नंबर कि यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ आपका उत्तर होगा यदि धन अपि, ऑप्शन सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। बात करें संधि की तो संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है, 3 संधियां होती हैं। यहाँ यद्यपि कौन सी संधि है? स्वर संधि है। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है अनुज शब्द में कौन उपसर्ग है? इसमें उपसर्ग बताना है। अ, अनु, ज, अन। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अनु। अनु उपसर्ग है और ज जो है मूल शब्द है अनुज, यानी ज माने जन्म लेने वाला। ज का अर्थ क्या हो जाएगा? जन्म लेने वाला। और अनु का अर्थ होगा पीछे, यानी बाद में, जो बाद में जन्म लिया हो उसे क्या कहते हैं? अनुज। प्रश्न नंबर 6 है गुणवान शब्द में कौन प्रत्यय है? यहाँ उपसर्ग पूछा, यहाँ प्रत्यय पूछा। उपसर्ग कितने होते हैं? हिंदी में 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। और यहाँ प्रत्यय है। उपसर्ग आगे लगता है, किसी भी मूल शब्द के आगे लगता है उपसर्ग, और किसी भी मूल शब्द के पीछे लगता है प्रत्यय। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्रत्यय इसमें पूछ रहा है कि गुणवान शब्द में कौन प्रत्यय है, तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गुणवान में वान प्रत्यय, ऑप्शन डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है प्रविशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेषण की, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही आसान है। आप लोगों को पता है कि प्रविशेषण, जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। इसलिए आपका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? अनुभवहीन, दांत न टूटना, दांत निकलना, दांत टूटना। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुभवहीन। अनुभवहीन यानी जिसको अनुभव नहीं न हो उसका मुहावरा क्या होता है? दूध के दांत न टूटना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्न में यमुना शब्द का पर्यायवाची कौन है? सेम ऐसे ही बीपीएससी में प्रश्न आया था, उसमें न संधि छोड़ा था, न समास, न संज्ञा, न सर्वनाम और न ही पर्यायवाची, न उपसर्ग, न प्रत्यय, न विलोम, न लिंग, ठीक है। इसलिए सेम वैसे ही प्रश्न है यहाँ पर भी कि निम्न में यमुना शब्द का पर्यायवाची कौन है? सविता, सरिता, सुता, कालिंदी। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कालिंदी। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कि निम्न में अल्प शब्द, अल्प है यहाँ, निम्न में अल्प शब्द का विलोम शब्द कौन है? बहु, इति, प्रज्ञ, अध। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बहु। अल्प मतलब थोड़ा होता है, बहु मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है। बहु मतलब ज़्यादा होता है, अल्प मतलब थोड़ा होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है पालक। प्रश्न नंबर 11 है, एक सेकेंड, पालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? पालक, पालिके, पालिका, पालिकी। तो पालक का अर्थ पहले समझिए। पालक यानी पालन करने वाला, पालन करने वाला। और पालिका यानी
पालन करने वाली, करने वाली। अतः आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 12 है कि जो देखा नहीं जा सकता वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है? अलौकिक, दुर्लभ, परार्थी, अदृश्य। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अलौकिक, दुर्लभ, परार्थी, अदृश्य। उत्तर हो जाएगा आपका अदृश्य। ऑप्शन डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, दंत, ओष्ठ, तालु। उपपदभान्या नाम ओष्ठव। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 दिया है, विवाह के गीतों में सिंदूरदान और बेटी की विदाई के गीत किस भाव के होते हैं? करुण भाव, श्रृंगार भाव, वीर भाव, घृणा भाव। और यह प्रश्न वर्णिका से लिया गया है। ठीक है। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, करुण भाव। ठीक है, करुण भाव। प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 दिया है, बेतिया के किस राजा ने ध्रुपद गायक चमारी मलिक और कंगाली मलिक को कुरुक्षेत्र के निकट से लिवा लाकर अपने दरबार में रखा था? ऑप्शन ए है राजा राम सिंह ने, ऑप्शन बी है राजा कर्ण सिंह ने, ऑप्शन सी है राजा गज सिंह ने, ऑप्शन डी है राजा ध्रुव सिंह ने। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा गज सिंह ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 दिया है, बिहार के नवादा जिले के रजौली ग्राम में किस नृत्य कला का विकास हुआ था? ऑप्शन ए झिझिया, ऑप्शन बी खेलड़िन, ऑप्शन सी विदापत, ऑप्शन डी कमला पूजा। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी खेलड़िन। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, बिहार में सन 1760 से सन 1947 के लगभग तक चित्रकारी की एक नई शैली का काल माना जाता है। उस चित्र शैली का नाम क्या है? बिहार कलम, मधुबनी चित्रकला, छापा चित्रकारी, पटना कलम। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना कलम। प्रश्न नंबर 18 है, मधुबनी चित्रकला के कितने रूप प्रचलित हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 3। वो कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। मधुबनी चित्रकला के जो 3 रूप होते हैं वो हैं भूमि आकल्पन, यहाँ लिखते हैं भूमि आकल्पन, भूमि आकल्पन, और दूसरा है, ये पहला हो गया, दूसरा है भित्ति चित्रण, दूसरा है भित्ति चित्रण, भित्ति चित्रण। ठीक है। और तीसरा है पट चित्रण, पट चित्रण। और इसको आप लोग बिल्कुल ही नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसे भी प्रश्न बना सकता है बीपीएससी कि मधुबनी चित्रकला में कौन रूप प्रचलित नहीं है। दे देगा भूमि आकल्पन, भित्ति चित्रण, पट्ट चित्रण, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है। तो इन तीनों का नाम आप लोग जानते रहिएगा और ये पूछ सकता है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, त्रिकूट पर्वत कहाँ है? ऑप्शन ए है आज के जैसलमेर के पास, बी है आज के जोधपुर के पास, सी है आज के जयपुर के पास, डी है आज के अजमेर के पास। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आज के
जैसलमेर के पास त्रिकूट पर्वत है। ठीक है। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, रेल यात्रा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? रामकुमार, राजेंद्र प्रसाद, शरद जोशी, अनुपम मिश्र। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शरद जोशी। और रेल यात्रा क्या है अगर पूछ दे तो यह इनकी व्यंग्यात्मक रचना है, यानी व्यंग्य है। ठीक है। सेम ऐसे ही प्रश्न आएगा, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ट्री 1 में केवल लिटरेचर यानी साहित्य के प्रश्न को रख दिया गया था, 20 प्रश्न व्याकरण के थे, और इस बार एकदम उसका उल्टा कर दिया था। और आप 3.0 में देखिएगा, प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही बनने वाला है। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 है कि निम्न में वह कौन शीर्षक कविता है जो हमारी शासन व्यवस्था यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों पर, एक छूट रहा है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, निम्न में वह कौन शीर्षक कविता है जो हमारी शासन व्यवस्था यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों पर करारा चोट करती है? ऑप्शन ए है मेरा ईश्वर, ऑप्शन बी रुको बच्चों, ऑप्शन सी कड़बक, ऑप्शन डी कुछ सवाल। उत्तर हो जाएगा आपका रुको बच्चों। ठीक है। रुको बच्चों जो कविता है, इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों पर करारा चोट किया है। और इसके लेखक यदि पूछे तो वो कौन है, याद रखिएगा राजेश जोशी। ठीक है। इसके लेखक हैं राजेश जोशी, जो कि रुको बच्चों कविता लिखे हैं, राजेश जोशी। ठीक है। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, देखते हैं प्रश्न नंबर 22। कवि केदारनाथ अग्रवाल का निधन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए सन 1900 में, ऑप्शन बी सन 1857 में, ऑप्शन सी सन 1947 में, ऑप्शन डी सन 2000 में। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सन 2000 में। यह तो निधन हो गया। अगर पूछे इनका जन्म कब हुआ तो नोट कर लीजिए, इनका जन्म हुआ है 1911 में, 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और सन 2000 में इनकी मृत्यु होती है। किनकी? कवि केदारनाथ अग्रवाल की। प्रश्न नंबर 23 है कि चित्रकार रेपिन किनके अभिन्न मित्रों में से एक हैं? चित्रकार रेपिन किनके अभिन्न मित्रों में से एक हैं? यहाँ रेपिन का नाम दिया गया है। ऑप्शन ए है रामकुमार के, ऑप्शन बी पाब्लो नेरूदा के, ऑप्शन सी रैदास के, ऑप्शन डी टॉल्स्टॉय के। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी टॉल्स्टॉय के। टॉल्स्टॉय के मित्र हैं चित्रकार रेपिन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। गुरु गोविंद सिंह की काव्य भाषा प्रधानतया क्या है? ऑप्शन ए पंजाबी मिश्रित ब्रज, ऑप्शन बी पंजाबी मिश्रित भोजपुरी, ऑप्शन सी पंजाबी मिश्रित जयपुरी, ऑप्शन डी पंजाबी मिश्रित मगही। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाबी मिश्रित ब्रज है गुरु गोविंद सिंह की काव्य भाषा। ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, विष्णु प्रभाकर रचित कृति जो कि आवारा मसीहा है किनकी जीवनी पर आधारित है? ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर की, ऑप्शन बी शरद चंद्र की, ऑप्शन सी रैदास की, ऑप्शन डी मंझन की। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। ठीक है। इनका पूरा नाम शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है, ध्यान रखिएगा, चट्टोपाध्याय। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। नालंदा के किस आचार्य ने सबसे पहले 749 में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की थी? आचार्य देवविद सिंह ने, आचार्य कमलशील ने, आचार्य शांति रक्षित ने, आचार्य शीलभद्र ने। उत्तर हो जाएगा आपका संसी आचार्य शांति रक्षित ने। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, कवयित्री महादेवी वर्मा के अनुसार करुणाशील व्यक्ति भी संसार में किस प्रकार का जल लेकर आता है
और उसे संतप्त हृदय पर बरसाता है। ऑप्शन ए करुणा का जल, ऑप्शन बी हर्ष का जल, ऑप्शन सी उल्लास का जल, ऑप्शन डी कामना का जल। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करुणा का जल। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, 28 देखते हैं कि निबंध शीर्षक पाठ के अनुसार किसका सही ज्ञान नहीं होने के कारण छात्र परीक्षा के दिनों में संभावित प्रश्नों के लिए शिक्षक ज्योतिषियों की तलाश में भटकते रहते हैं। ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम का, ऑप्शन बी पाठ्यचर्या का, ऑप्शन सी निबंध लेखन का, ऑप्शन डी पठन कौशल का। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी निबंध लेखन का। ठीक है, निबंध जो है पाठ है, पाठ का नाम है निबंध। प्रश्न नंबर 29 है, सूफियों के विश्वास के अनुसार किसके द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। ऑप्शन ए पूजा के द्वारा, ऑप्शन बी प्रेम के द्वारा, ऑप्शन सी शांति पूजा के द्वारा, ऑप्शन डी बलि के द्वारा। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रेम के द्वारा। सूफियों ने अक्सर प्रेम को ही अपनाया है। सूफियों की रचनाएं किस काल में मिलती है? भक्ति काल में, याद रखिएगा, भक्ति काल में। आदिकाल के बाद भक्ति काल आता है, उसी भक्ति काल में सूफियों की रचनाएं हैं, सूफियों के बारे में बात की गई है। प्रश्न नंबर 30 एंड लास्ट प्रश्न है कि बिरजू ने मन ही मन कहाँ के जिन बाबा को एक बैगन कबूला। ऑप्शन ए इमली पर रहने वाले, ऑप्शन बी आम पर रहने वाले, ऑप्शन सी नीम पर रहने वाले, ऑप्शन डी पुरानी हवेली पर रहने वाले। तो बिरजू ने इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन कबूला था कि हे जिन बाबा, मैं आपको पहला जो बैगन आएगा उसको आपको चढ़ाऊंगा, मेरे बप्पा को आज भेज दीजिए, क्योंकि उन लोगों को मेला देखने जाना था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही एक और प्रैक्टिस के साथ, 30 प्रश्नों के साथ। वो भी प्रश्न वैसे ही संपूर्ण पाठ्यक्रम पर होंगे, वर्णिका, गोधूली और व्याकरण, टोटल तीनों मिलाकर रहेंगे। तो चलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। जिन लोगों को एग्ज़ाम देना है उन लोगों तक इस वीडियो को आप लोग पहुँचाएँ और पढ़ते रहें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।